हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने मॉलिक्युलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम टॉपिक चल रहा था हमारा मॉलिक्युलरिटी, और हम मॉलिक्युलरिटी के जो हमने बात की थी वो किसमें की थी? एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी होती है? वो रिएक्शन जो वन एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, जो वन एलिमेंट्री स्टेप से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होंगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि which get completed more than one elementary step. मोर देन वन एलिमेंट्री स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक से अधिक एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट होती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे कुछ हम एग्जांपल की बात करें, मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी या एलिमेंट्री होगी, ये उसकी मैकेनिज्म से पता पड़ेगा। अगर आप उसकी मैकेनिज्म को देख के ये बताते हो, अगर वो रिएक्शन एक से अधिक एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम बात करें 2O3 2 फॉर्म 3O2, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म आएगा O3 2 फॉर्म O2 प्लस O, फिर दोबारा से ये O नेसेंट ऑक्सीजन O3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, 2 फॉर्म 2O2। नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट, इट्स फॉर्म 2O3 एंड फॉर्म 3O2। ये क्या हुई? इसकी मैकेनिज्म। और आप इस रिएक्शन को देखते तो यही तो बताते भाई 2O3 से डायरेक्ट 3O2 बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, अगर आप इस वाली रिएक्शन को देखो, ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है यहाँ पर वो होती है फास्ट स्टेप रिएक्शन। वो क्या होती है? आपकी फास्ट रिएक्शन। और ये जो नीचे वाली स्टेप है वो है आपकी स्लो स्टेप रिएक्शन। वो क्या है? आपका स्लो रिएक्शन। देखो भाई, एक चीज याद रखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते हो, लेकिन एवरी एलिमेंट्री स्टेप की आप मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप इस स्टेप को देखोगे तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 1। अगर आप इस स्टेप को देखोगे तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 2। लेकिन इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। आपको चीज याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रत्येक एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, लेकिन जो फाइनल हमारी रिएक्शन होगी उसके लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो वी कैन से रिटन एज मॉलिक्युलरिटी डज नॉट डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। हम ये लिख सकते, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहां लिख सकते हैं मॉलिक्युलरिटी does not define for complex reaction। मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं होती है भाई। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है तो क्या होगा भाई? देखो, एक चीज याद रखो, लेकिन इसकी मैकेनिज्म को देख के, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म को देख के हम उस रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ऑर्डर। तो आपको याद रखना है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपने देखा ये जो स्लो स्टेप होगी, स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक चीज आपको याद रखनी है, आप पहले देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये जो एलिमेंट्री स्टेप है उसमें से कौन सी आपकी स्लो प्रोसीजर यानी स्लो स्टेप है। अगर ये स्लो स्टेप है, सॉरी फास्ट स्टेप कर लेते हैं बेटा इसको, अगर ये स्लो स्टेप है तो यही रेट डिसाइड करेगी, वरना हम अपने आप रेट डिसाइड नहीं कर सकते। फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं करती है, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फ्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, हम रेट डिटरमाइन कर ही नहीं पाते हैं। स्लो स्टेप यानी कुछ मॉडरेट टाइम में आके ये कंप्लीट होगी, इसकी वजह से हम इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर हम उसका ऑर्डर देखो, स्लो स्टेप का अगर आप रेट बता सकते हो तो आप उसका ऑर्डर भी बता सकते हो। तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इसका जो रेट है, इस वाली रिएक्शन का रेट जो निकल के आया वो आया R इक्वल टू के O की पावर 1 एंड O2 की पावर क्या आएगा 1। O2 की पावर क्या आएगा 1। जो स्लो स्टेप है यही रेट डिटरमाइन करेगी, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। सो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से क्या बता सकते हो, उसका ऑर्डर बता सकते हो, उसको रेट लॉ से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगी, और उस स्टेप में देखना है आपको कौन सा स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसकी हेल्प से आप आसानी से उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी स्टेप है, और स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, जिसकी हेल्प से आप रेट निकाल सकते हो। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स की कहानी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ तक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं NO2 plus CO2 फॉर्म NO plus CO2, अब आप रिएक्शन को देख के क्या ये बता सकते हो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन? नहीं बता सकते। अगर इसके मैकेनिज्म आपको पता है तभी आप बता सकते हो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता पड़ेगा इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि इट हैव 2 एलिमेंट्री स्टेप, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी भाई, इसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती है, लेकिन एवरी एलिमेंट्री स्टेप के लिए तो डिफाइन होती है। जहां तक बात समझ में आ गई। और इसका जब हमने मैकेनिज्म देखा तो हमने देखा NO2 to form NO plus O and this CO accept this nascent oxygen to form CO2, तो it form NO2 plus CO to form NO plus CO2। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये देखा जो ऊपर वाला स्टेप था यहाँ वो स्लो स्टेप था, नीचे वाला स्टेप था फास्ट। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन आएगा हमारा R इक्वल टू के NO2 की पावर 1, क्योंकि स्लो स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS स्टेप होता है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा भाई, आपका 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज 1। यहाँ तक आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइन कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कपला होने वाला है, स्यूडो होने वाला है। वो क्या कहने वाली है, आपको भ्रमित करने वाली रिएक्शन है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या। पहले कुछ हम एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे। देखो भाई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करें अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इसकी बात करें हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा। सपोज दैट मेरे पास जो एस्टर है वो है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इट्स एस्टर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होगी। इट्स फॉर्म CH3C डबल OH प्लस C2H5OH, और ये आपको गिवन अप है, इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हो गया, और आपको ये भी गिवन अप है, इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और लेकिन यहाँ पर वन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी कि वाटर जो है आपका एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सपोज दैट आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 ले लिया, एस्टर ले लिया, और आपके पास पानी की सपोज 1000 लीटर की टंकी है। अगर आप उसमें से 10 ml 20 ml या फिर 100 ml वाटर का यूज करते हो, तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट आने वाला है क्या, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर हमारे में बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है। तो आपको इस चीज को याद रखना है। अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब ही शो होगी जब एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने का मतलब है यहाँ पर वाटर जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जैसे लेबोरेटरी में आपके पास वाटर की 1000 लीटर की टंकी हुई है भाई, अगर आप उसमें से 100 ml 50 ml वाटर यूज भी कर लेते हो, क्या वाटर के अमाउंट में कोई फर्क आएगा, क्या वाटर की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट आएगा, क्या नेग्लिजिबल। जैसे सपोज दैट आपने समुद्र में से 5-6 ट्रक पानी निकाल लिया हो, क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, क्या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब ही शो होगी जब एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और उसने साफ साफ कहा है ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वी कैन से रिटन एज R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 की पावर क्या हो जाएगी 1, और H2O की भी पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। जहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वेयर R इज रेट ऑफ रिएक्शन, वेयर K इज रेट कांस्टेंट, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या है भाई, एक एस्टर है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1, लेकिन यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या है, सॉरी वाटर की कंसंट्रेशन की पावर भी क्या है 1। लेकिन एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर आप वाटर यूज कर रहे हो, क्या उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी ये भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और के भी क्या है आपका गैस सॉरी रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को हमने एक पास रख दिया भाई। एस्टर की तो कंसंट्रेशन में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को मिला के मैंने एक नया कांस्टेंट बना दिया। मैंने इन दोनों को एक पास लिखा, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। इन दोनों कांस्टेंट को बना के मैंने एक नया कांस्टेंट बना दिया, और उस नए कांस्टेंट का नाम क्या दिया मैंने, के डैश। कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO
O C2H5। यहां तक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आप देख रहे हो, अब रिएक्शन किस ऑर्डर की देखने में लग रही है आपकी। एक्चुअल में रिएक्शन को देखने के बाद आपको लग रहा था ये 2 ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखने में जो रिएक्शन 2 ऑर्डर की लगे, सेकंड ऑर्डर की लगे, लेकिन एक्चुअल में वो रिएक्शन किस ऑर्डर की निकले, फर्स्ट ऑर्डर की निकले। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक्चुअल में ये कुछ ऑर्डर की रिएक्शन होगी भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन आपको क्या करेगी, भ्रमित करेगी। यानी कि जो देखने में क्या लगे सेकंड ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर हो। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको तब देखने को मिलेगी, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक आप लिख सकते हो, और मैं इसको हल्का सा डिफाइन कर लेता हूं भाई। आप अगर इसे डिफाइन करोगे तो क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो दोज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। इसकी मॉलिकुलरिटी क्या है भाई, 2, क्योंकि इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। इस रिएक्शन की एक्चुअल में मॉलिकुलरिटी क्या है भाई, मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। और आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वही क्या होती है, मॉलिकुलरिटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मॉलिकुलरिटी क्या होती है, 2। और इस टाइप की रिएक्शन ही क्या होती है, हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो दोज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन in which one reacting molecule present in excess amount, one reacting molecule present in excess amount, due to which अगर वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, ड्यू टू व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट। सो उसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। फाइनली वी कैन से रिटन एज वी कैन से रिटन एज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हम उसको किस ऑर्डर की रिएक्शन में लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में लिखेंगे। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इसका। ये तो हो गया हाइड्रोलाइसिस, और एक होता है आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर। चलो इसको यहां से रफ कर लेता हूं। इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, इन्वर्जन ऑफ शुगर। देखो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 इंटरेक्ट विद वाटर इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज टू फॉर्म C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होता है आपका ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका फ्रक्टोज, और ये क्या है आपका शुगर। आपको गिवन अप है, इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो और आपका जो वाटर है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन तो आप इसका बिल्कुल रेट बता सकते हो, R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पर H2O की पावर भी क्या हो जाएगी, 1। बात यार समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप इसका क्या
किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन आपको पता है वाटर अगर हमारा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक नया कांस्टेंट, दैट इज के डैश। अब वी कैन से रिटन एज C12H22O11 की पावर 1। तो यहाँ पर आपको देखने में क्या लग रहा है, अब एक्चुअल में रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है, 2। मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी, 2। एक्चुअल में ऑर्डर क्या है इसका, फिर 1। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको यहाँ तक ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम एक चीज और लिख लेते हैं। चलो, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अभी। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। एक साइड हम लेते हैं मॉलिक्युलरिटी, एक साइड लेते हैं ऑर्डर। आपको देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन को हम देख के नहीं बता सकते सिवाय एलिमेंट्री रिएक्शन के। बात समझ में आ रही है। तो ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। किस तरह डिटरमाइन होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। और ये जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो थ्योरेटिकल डिटरमाइन होता है भी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। किसी भी एलिमेंट्री को रिएक्शन को देख के आप उसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो, और यहाँ पर किसी भी रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हो। तो आपको ये चीज कंफर्म हो गई, ये यानी कि ये मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल डिटरमाइन होती है, और ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है। चलो हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। A इंटरेक्ट विद B टू फॉर्म C। अगर आप इसको मॉलिक्युलरिटी बतानी तो आपको पता है A के यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी क्या होगी भाई, मॉलिक्युलरिटी क्या होने वाली है, 2 होगी। लेकिन यहाँ पर अगर लिखें A प्लस बी टू फॉर्म C, आपको कुछ भी गिवन अप नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ भी गिवन अप नहीं है। और आप अगर इसको रेट में एक्सप्रेस करोगे तो क्या करोगे भाई, R इक्वल टू के A की पावर सपोज स्मॉल a, B की पावर क्या करोगे स्मॉल b, और A B की वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिलेगी। यहाँ तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आपको ये भी पता है मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू ना ही पॉजिटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है। तो आप लिख सकते हो it cannot be, its value cannot be 0, negative, इन फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू नेगेटिव 0 और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू जो ऑर्डर की वैल्यू वो नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और 0 इट्स वैल्यू कैन बी 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। क्या तो बात समझ में आ गई। और आपको ये भी पता होगा ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। वैल्यू ऑफ यानी कि मॉलिक्युलरिटी डज नॉट ग्रेटर देन 3। वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी does not greater than 3, does not greater than 3। इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती भाई। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकती है, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ ऑर्डर
कैन बी मोर देन 3, इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकती है। ये 4-5 डिफरेंस है। और आपको एक चीज पता होगा, ये जो आपकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती है किसके लिए डिफाइन होती है? ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर सभी टाइप की रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, लेकिन ऑर्डर डिफाइन फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन होता है। इस तरह से आप एक दो स्टेप, एक दो एग्जाम्पल से और इन दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो। आपको इन दोनों में आसानी से डिफरेंस समझ में आ गए होंगे।